गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में कारक पढ़ेंगे कि कारक किसे कहते हैं, क्या होते हैं कारक। तो सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम होता है और उसका जो रूप होता है उसका वाक्य के रूप से वाक्य के अन्य शब्द हैं, अन्य शब्द होते हैं, उनके साथ उसके संबंध का, संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का जो बोध होता है उसे कारक कहते हैं। और कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो परसर्ग कहलाते हैं। कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह ये होते हैं तो ये परसर्ग कहलाते हैं। और कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद हैं: कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और इनके ये विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग हैं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से पृथक होने के अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री रा, ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, अजी हरी, ओ ए। तो ये सारे क्या है, कारक के भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए चित्र दे रखा है, अनुच्छेद दे रखा है। पेड़ पौधों ही प्रकृति संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधे होते हैं उनसे ही प्रकृति का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधों मनुष्य जीवन हर प्रकार समृद्ध किया है। संसार पेड़ पौधों मानव का सच्चा मित्र माना जाता है। पेड़ पौधों प्रत्येक वस्तु मानव लाभ पहुंचाता है। वृक्षों उस छाया दी है, फलों उस भूख मिटाई है तथा फूल उसे सुगंध प्रदान की। यानी इसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह वो नहीं लगे हुए हैं, हर जगह बीच बीच में नहीं लगे हुए हैं। तो इससे क्या है, वाक्य जो हमारा अनुच्छेद होता है वो सुंदर नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पे उपयुक्त वाक्य पढ़ने पर हम कह सकते हैं कि इनमें से सार्थक शब्दों का प्रयोग तो हुआ है लेकिन फिर भी ये वाक्य अपना ही अर्थ प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि सार्थक शब्द होते हुए भी क्या अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। इन वाक्यों की इस अपूर्णता को दूर करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता। अब उपयुक्त वाक्यों को पुनः पढ़िए। पेड़ पौधों से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधों ने मनुष्य के जीवन को हर प्रकार से समृद्ध किया है। संसार में पेड़ पौधों को मानव का सच्चा मित्र माना है। पेड़ पौधों की प्रत्येक वस्तु ने मानव को लाभ पहुंचाया है। वृक्षों ने उसको छाया दी है, फलों ने उसकी भूख मिटाई है तथा फूलों ने उसे सुगंध प्रदान की है। उपयुक्त वाक्य में से, का, ने, के, को, में, का, की आदि चिन्हों का प्रयोग होने से इसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। इन चिन्हों की सहायता से वाक्य के शब्दों में परसर्ग संबंध स्थापित हो गया है। इन चिन्हों को कारक या विभक्तियां या फिर परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद, कारक के अभी बताए थे आपको 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। इनकी विभक्तियां नीचे दी गई हैं। विशेष संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 होती है। वहां संबोधन में प्रथम विभक्ति मानी जाती है, अतः उसे कर्ता कारक में समेट लिया गया है। संस्कृत में जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध को कारक नहीं समझा या माना जाता है। इस प्रकार संस्कृत में 7 विभक्तियां और 6 कारक होते हैं तथा हिंदी में 8 विभक्तियां और 8 कारक होते हैं। तो संस्कृत में कारक होते हैं वो 6 होते हैं और हिंदी में कारक होते हैं वो 8 होते हैं। कारकों की पहचान, कारक और विभक्तियों के वास्तविक रूप से लेकर हिंदी व्याकरण में काफी मतभेद है। यहाँ हम उन मतभेदों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त कारकों की पहचान के लिए यहाँ कुछ व्यवहारिक उपाय सुझाव दिए जा रहे हैं। इन सुझावों के प्रयोग से हम कारकों की पहचान सरलता से कर सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ हम यदि प्रश्न पूछें तो उनकी पहचान सरलता से की जा सकती है। कर्ता कारक, सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, जैसे नेहा ने भिखारी को भिक्षा दी।
यहाँ नेहा क्रिया को करने वाली है, अतः नेहा कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। परसर्ग सहित तो है लड़की ने चाय बनाई, उसने बर्तन धोए, यानी इसमें ने नहीं लगा हुआ है। लड़की चाय बनाती है, वह बर्तन धोता है। लड़की चाय बनाएगी, वह बर्तन धोएगा। तो इसमें यहाँ पे तो परसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पे परसर्ग नहीं लगा हुआ है। ने का प्रयोग भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर होता है। वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया होने पर परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, यानी वर्तमान और भविष्य काल होता है तो वहाँ पे नहीं परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, केवल भूतकाल होता है कर्ता कारक में, तभी परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेकंड, कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। अक्षत ने अमित को बुलाया, अमित साइकिल चलाता है। संख्या 1 में परसर्ग को क्रिया का प्रयोग हुआ है, परंतु संख्या 2 के वाक्य में नहीं हुआ है। यानी कि संख्या 1 है, यह अक्षत ने अमित को बुलाया, इसमें तो परसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें परसर्ग का प्रयोग इस वाक्य में नहीं हुआ है। ने को इसमें है ना, ये देखिए को यहाँ पे दे रखा और इसमें नहीं है। उदाहरण, राखी ने नेहा को नहीं देखा, प्रिया चाय बनाती है। अध्यापक ने दीपक को पीटा, मैं कल इस मूवी को देखूंगा। इस वाक्य में स्थूल पद कर्म कारक है। कभी कभी एक ही वाक्य में 2 कर्म आते हैं। निधि ने श्वेता को समोसा दिया, वह भाई को चाय पिला रही है, बहन भाई को चाय पिला रही है। विशेष वाक्य के मुख्य तथा गौण कर्म होने पर को गौण कर्म के साथ आता है। जैसे किसान ने कुत्ते को डंडा मारा, इस वाक्य में कुत्ता तथा डंडा ये 2 कर्म है, इनमें डंडा मुख्य कर्म है। करण कारक। करण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन जिससे क्रिया की जाती है का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। धोबी ने कुत्ते को डंडे से मारा, नेहा खिलौनों से खेलती है, मैंने उसे व्हाट्सएप के द्वारा सूचित किया, रजत बस द्वारा कानपुर गया। नेक्स्ट आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य के में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसे कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को के लिए है। बच्चों को खाना दो, वह परिवार के लिए धन कमाता है। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। रजत ने सुनिधि को पढ़ाया, कर्म कारक। रजत ने सुनिधि को घड़ी दी, संप्रदान कारक। यानी संप्रदान में तो जो किसी के लिए हम किसी को कुछ देते हैं तो वो संप्रदान कारक होता है। और इसमें जो क्रिया होती है उस पे मुख्य प्रभाव होता है। इसमें कौन सी क्रिया होती है उसके लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है अपादान कारक। संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। चोर छत से कूद गया, जानवर आग से डरकर भाग गए। उपयुक्त वाक्य में छत तथा आग अपादान कारक हैं। अलग होने का जो भाव होता है वो अपादान होता है। नेक्स्ट, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से किसी साधन से काम करने का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने का सूचक होता है। नेक्स्ट आता है संबंध कारक। किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले रूप को संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रारी, रे। सिमता का घर बड़ा है, रजत की बहन बाजार गई, वह मेरा विद्यालय है, यह मेरी साइकिल है। अमन के पापा दिल्ली गए, मेरे भाई पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट आता है अधिकरण कारक। क्रिया सदैव किसी स्थान या समय पर घटित होती है, अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, काल या भाव ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर। आयुष कुर्सी पर बैठा है, तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा। तलिका पार्क में खेल रही है, वह 2 घंटे से पहुंच जाएगा। तो इसमें में पर विभक्ति चिन्ह होता है। नेक्स्ट आता है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके उदाहरण है, हे ईश्वर मेरी सहायता कीजिए, अरे सुनो कहाँ जा रहे हो, ए लड़के वहां मत जा। तो ये सब क्या है, संबोधन कारक है। तो ये कारक की परिभाषा, कारक के 8 भेद होते हैं, इनके विभक्ति चिन्ह ये आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद।